हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों का जो है एक लेक्चर, दो लेक्चर कहा जाए तो हो चुका है। हालांकि एक बेसिक हुआ है, उसके बाद फिर जो है कि एक और हुआ है। तो गति के ऊपर में हम लोगों का हो चुका है, ये लेक्चर 2 ही है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण से। और ये सारा चीज जितना भी होने वाला है, ये आपका लुसेंट जो है सामान्य ज्ञान से होने वाला है। और आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, सुनिश्चित रूप से अगर आप एक बार पूरे का पूरे लुसेंट पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है कि वीडियो में बने रहिएगा और जितना भी क्लास आएगा सारे क्लास में बने रहिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। आपको हम हर तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक, तो आप जो है उसके लिए चैनल के होम पेज पर जाएं और चैनल के होम पेज पर जाकर के, या प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट पर जाकर के आप जो है सभी वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से लुसेंट जो है क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने जो है कि पहला वाला चैप्टर, ये लुसेंट से गति जो है दूसरा वाला चैप्टर है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो मात्रक है, मात्रक हमने कराया है। उसके बाद जो है कि इसमें हमने और सारे चीजों को करवा दिया, जैसे दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, ये सारे करा चुके हैं हमने। तो उन सारे चीजों को आप देख लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज हम लोगों का इस वीडियो में जो शुरू होने वाला है, इस क्लास में जो शुरू होने वाला है, वो हम लोगों का न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण से होने वाला है। जी हाँ, एक और बात आपको जानकारी हेतु बता दें, यदि आपके यहाँ पर 10th क्लास के कोई विद्यार्थी हैं तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। डेली का डेली 7 बजे लाइव क्लास भी आता है और ये आपको लुसेंट समान अध्ययन का, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का आपको जो है ना मिलने वाला है रिकॉर्डेड क्लास। इसलिए आप लोग रिकॉर्डेड क्लास को भी देखिए और साथ ही साथ जो भी 10th क्लास के हैं स्टूडेंट, उसके लिए लाइव क्लास चलता है हर दिन शाम के 7 बजे। बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को पूरा कवर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से, उसके बाद सिलेक्टेड प्रश्न भी लगाए जाएंगे। तो आइए फटाफट हम लोग चीजों को समझते हैं कि आखिरकार हम लोगों का सबसे पहले आज जो प्रश्न है हम लोगों के सामने, वो है न्यूटन का गति का कौन सा नियम? तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। तृतीय नियम का क्या है? उदाहरण है। तो बात को पहले समझते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम कहते क्या है, पहले इस चीज को जानते हैं। न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है कि हर एक क्रिया के बराबर आपको प्रतिक्रिया मिल जाएगा, लेकिन वो भी किस दिशा में? विपरीत दिशा में। कौन दिशा में? विपरीत दिशा में आपको प्रतिक्रिया मिल जाता है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसका जो है आपको क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया मिलेगा, लेकिन ये सारा चीज होगा आपके किस दिशा में? विपरीत दिशा में। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस दिशा से आप क्रिया कर रहे हैं, जिस दिशा में, उसी दिशा से आपको रिटर्न उल्टा मिल जाएगा। ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर मिलने वाला जो है आपको प्रतिक्रिया होगा। इसको न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। कहता है न्यूटन का तृतीय गति नियम यहां पर प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण से हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे और शुरुआत करेंगे। कहता है बंदूक से छोड़ी या बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना। यानी बंदूक जो है, जैसे ही बंदूक धारक अपना बंदूक से गोली छोड़ता है, गोली आगे की ओर चलाता है, तो उसका बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का मारता है। ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जितना रफ्तार से आगे जो है वो गोली निकलेगा, उतना रफ्तार से वो पीछे छोड़ेगा, उस चीज को धक्का मारेगा बंदूक को, और गोली आगे की ओर निकल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग भी प्यारे दोस्तों जानते होंगे इस बात को, आप कई बार जो है कि पिक्चर वगैरह सब में देखे होंगे कि गोली कभी भी इस तरीके से जाके नहीं चलाया जाएगा। अगर इस तरीके से चलाया जाएगा तो उसका मार करके पहले जो है ना छाती तोड़ देगा, उसके बाद ही जो है कि अगला वाला सामने वाला ढेर होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इस तरीके से भी नहीं चला सकते। अगर इस तरीके से भी चलाएगा तो गोली ऊपर जाएगा तो उसका जो है बंदूक नीचे भागेगा, तो गोली
ऊपर से नीचे आने क्रम में आदमी भी नीचे तब तक जा चुका रहेगा। इस वजह से जो है गोली को छोड़ने का तरीका, बंदूक को पकड़ने का तरीका, ये सारा चीज ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला कहता है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। जैसे कि मान लिया जाए आप जो है नदी में या तालाब में या कहीं पर भी झील वगैरह सब में हो, तो आप ये आभास करेंगे कि जो नाव होता है, नाव पर चढ़ करके आदमी किनारे में अगर आगे की ओर कूदेगा तो स्वाभाविक सी बात है जितना वो गति से आगे कूदेगा, जितना भी वेग से आगे कूदेगा, जितना भी वजन लेकर के आगे कूदेगा, उतना ही बल पीछे की ओर लगेगा और नाव जो है पीछे की ओर हट जाएगा और आदमी जो है किनारे की ओर चला जाएगा। यह होता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित। अगला कहता है रॉकेट को उड़ाने में, यानी रॉकेट जो होता है, जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट जितना रफ्तार से नीचे जो है कि धुआं छोड़ेगा या जितना रफ्तार से उसका ईंधन जल करके वेस्ट नीचे छोड़ेगा, उतना रफ्तार से रॉकेट क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। यह भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अब हम लोग एक ज्यादा में से इसमें समझते हैं, कुएं से कभी भी आप जो है कुएं से पानी को अगर खींचें, कुएं से क्या खींचें, कुएं से पानी को खींचें, बाल्टी लेकर के आप लोग कुएं से पानी खींचने पर बाल्टी आप लोग समझते होंगे। बाल्टी का अर्थ यह है कि एक ऐसा जो है कि लोहे के चादर से बना हुआ जो है कि बर्तन जिसमें कड़ी बना हुआ रहेगा, कुछ इस टाइप से कड़ी लगा हुआ रहेगा और कड़ी जो रहेगा उसी कड़ी में डोरी को बांध दिया जाएगा, रस्सी को इस टाइप से। तो इसी में डोरी में रस्सी को मतलब कड़ी में रस्सी को बांध करके और जो है उसी से पानी खींचा जाता है। जितना आप खींचेंगे ऊपर की ओर ना, उतना ही बाल्टी बल लगाएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो ये भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ये हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, लेकिन कौन दिशा में, विपरीत दिशा में। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना या लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सारी चीजों में, और कुएं से पानी खींचने में भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सारे चीजों से। अगला कहता है कि संवेग संरक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग अगर आपस में गुना हो जाए तो इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसी चीजों को यहां पर इसके सिद्धांत को समझेंगे हम लोग। एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे कि दुनिया का कोई भी चीज है उसका जो है ना कुछ द्रव्यमान है और उसमें कुछ ना कुछ गति भी है। और गति अगर द्रव्यमान दोनों चीजें हैं तो जब तक इसके ऊपर में कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक ये कहीं नहीं हटेगा, वो उसी जगह पर रहेगा और जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहेगा। जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। यदि हम कहते हैं कि फिलहाल किसी वस्तु का संवेग जो है वो P1 बराबर m इंटू v है और उसके बाद जो है कि P2 बराबर, अगर इस पर कोई बल काम ना करेगा तो वही वेग रहेगा, वही द्रव्यमान रहेगा, दोनों चीज इसका वही रहेगा। इसका मतलब है P2 भी m इंटू v होगा, जो कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है। यानी किसी भी वस्तु पर या किसी भी कण पर जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका वेग है, उस कण पर यदि हम बाह्य बल न लगाएं, प्रयोग न करें, तो हम लोगों का कुल संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होगा, बराबर होता है। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं
कि अगर मान लिया जाए कोई वस्तु का m द्रव्यमान है, v वेग है, उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो आगे चलने वाला जो है बल जो भी लगेगा उसके ऊपर में तो वो रोक देगा उसको। लेकिन अगर उस पर न लगाया जाए बल को तो इसका मतलब आगे भी उसका संवेग वही बना रहेगा जो पहले उसका संवेग था। इसी को हम लोग संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत रहता है तो कृपया करके दिक्कत जो है आप कमेंट में जरूर जो है अपना मेंशन कीजिएगा। जो भी आपको त्रुटि लगे, जो भी आपको दिक्कत लगे, जैसा लगे, चाहे मेरे को परिवर्तन करना पड़े, चाहे आपके हिसाब से सारा कुछ ठीक ठाक हो, जो भी हो, लेकिन अपना राय आप जरूर दें। अपना राय अगर देंगे तो हम उससे जो है कुछ सीख करके आगे आपको जो है और अच्छा तरीका से बेहतर करके दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आवेग क्या होता है, तो समझते हैं आवेग को। आवेग क्या होता है, अब देखिए कोई भी दुनिया का वस्तु है, कोई भी दुनिया का क्या है, वस्तु है। अगर हम इसको पिंड कहें या वस्तु कहें तो बात एक ही है। इस पर अगर हम बल लगाते हैं F, बल लगाते हैं F, कुछ समय के लिए बल लगाते हैं, यानी मान लेते हैं कि T समय के लिए हमने बल लगाया। क्या लगाया, T समय के लिए हमने कोई बल लगाया। तो जो भी हम बल लगाते हैं, हल्का लगाएं, ज्यादा लगाएं, कम लगाएं, कुछ भी अगर बल लगाते हैं, किसी भी समय के लिए बल लगाते हैं तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और इसी चीजों को हम लोग संवेग में परिवर्तन भी बोलते हैं। संवेग में क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन भी इन्हीं चीजों को हम लोग बोलते हैं। अब यहां से बात करते हैं आवेग क्या है। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, छोटा वस्तु, बड़ा वस्तु, कैसा भी वस्तु है, अगर आप बहुत बड़ा बल लगाते हैं, कुछ ही समय के लिए बल लगाते हैं, तो वो समय और बल जो है आपका आपस में गुना होकर के आवेग कहलाता है। तो आवेग बराबर सूत्र भी होता है बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल होता है। कहने का मतलब अगर इसका देखेंगे SI मात्रक हम लोग, तो SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड इसका SI मात्रक हो जाएगा आवेग का। और आवेग जो है एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है, जिसको NS भी आप लिख सकते हैं। तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। यानी आप जिस दिशा में बल लगाएंगे वही आवेग का भी दिशा होगा और वही बल का भी दिशा होगा। यानी दोनों का दिशा सेम होता है। बल के दिशा के बराबर आपका आवेग का दिशा भी रहने वाला होता है। जरा सा फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। आवेग क्या है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए या थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुना समय अंतराल। यानी इसी चीज को हम लोग संवेग में परिवर्तन भी कहते हैं। आवेग कैसी राशि है, सदिश राशि, और जिसका SI मात्रक या मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। और इसका जो है ना, इसकी दिशा या इसका दिशा वही होता है या होती है जो बल की होती है। यानी दोनों का समान दिशा होता है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या है। अभिकेंद्रीय बल क्या है, इस बात को हम लोग इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या है। अगर ये मेरा वृत्त है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय पथ कहेंगे या वृत्ताकार पथ कहेंगे। वृत्ताकार पथ हो गया। ये वृत्ताकार पथ जो है, इस पर अगर कोई वस्तु चलता है, सामान्य भाषा में हम आपको पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद जो आपका लिखा हुआ है उसको समझना ही है। तो यहां पर अगर कोई वस्तु अगर चलता है तो ये चल करके वृत्ताकार पथ पर ये अपने केंद्र की ओर आकर्षित होने लगता है, केंद्र की ओर अपना बल लगाने लगता है। उस लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कोई गड्ढा हो, जैसे क्या हो, कोई गड्ढा हो, गड्ढा में आप हो और आपको दौड़ करके निकलना हो, तो आप वृत्तीय पथ पर, अगर वृत्ताकार गड्ढा का पथ है तो वृत्ताकार पथ पर आप दौड़ेंगे तो आप हर हमेशा केंद्र की ओर जाएंगे, यानी गड्ढे का जो बीच वाला केंद्र है उसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग लगने वाला जो बल होगा इसको अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। जैसा कि यहां पर बताया गया है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। अब बात क्या है कि अगर आप जैसे ही वृत्ताकार पथ पर चलते हैं तो आपका शरीर जो है या आपका पूरा जो है कि द्रव्यमान जो है वो केंद्र की ओर बल लगाता है। जो केंद्र की ओर बल लग रहा है उसी को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और यदि वह बल नहीं लगेगा तो फिर आप वृत्ताकार पथ पर सही रूप से चल भी नहीं पाएंगे। ये इसका अभी तक कहने का मूल तात्पर्य हुआ। कहता है यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² बटे r होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास में कोई वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग पर आप संयोग से चल रहे हैं और उस टाइम में आपका वजन जो है वो द्रव्यमान, आपका जो है चलने वाला जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान जो है, उसका द्रव्यमान मान के चला जाए m अगर है और इसका त्रिज्या r है और इसका चलने का जो वेग है वो v अगर है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? वो अभिकेंद्रीय बल होगा mv² बटे r होगा। mv² बटे क्या होगा? r होगा। आप यहां से समझ सकते हैं चीजों को कि अगर कोई m द्रव्यमान का पिंड है या कोई आदमी है वो भी वेग से गति कर रहा है और उसकी त्रिज्या r है, तो इसके ऊपर जो केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो F बराबर वो mv² बटे r है। mv² बटे क्या है? r है। इतना बल उसके ऊपर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं, देखते हैं इसको। और इसमें तो कोई बात नहीं है विशेषता, बस वृत्ताकार मार्ग पर आप अपना जो है ना एक बात क्लियर कर दें। व्यंजक याद रखिएगा F बराबर mv² बटे r, और परिभाषा को कुछ याद रखिएगा क्योंकि इसका परिभाषा जो ना बहुत जगहों पर जो है इसके परिभाषा से उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाता है सवाल को, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, दिक्कत होगा। बस शॉर्टकट में आप इतना याद रखेंगे कि जब कोई बल वृत्ताकार केंद्र की ओर लगने लगता है वृत्तीय पथ पर चलने वाले वस्तु के ऊपर तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और वो लगने वाला बल F बराबर mv² के बराबर होता है बटे r होता है उसमें। ठीक है, जैसा कि यहां पर हमने लिख दिया है कि mv² बटे r होता है, जहां r जो है त्रिज्या है, m जो है द्रव्यमान है और v जो है वेग है। अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है इसका ऊपर बात करते हैं। जस्ट उसका उल्टा है, अभिकेंद्रीय का उल्टा जो होता है वो अपकेंद्रीय होता है। यहां पर कहते हैं अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। यानी न्यूटन का नियम जहां पर फेल हो जाता है, न्यूटन का नियम जहां पर काम नहीं कर रहा होता है, वहां पर अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ न कुछ हम लोगों को अलग से बल के बारे में सोचना पड़ता है, और उसी सोचे गए बल को हम लोग छद्म बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। कहता है अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, यानी कहने का मतलब साफ साफ है,
जहां पर न्यूटन का कोई भी नियम जो है कार्य नहीं करने लगता है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, कोई ना कोई बल का एक कल्पना करते हैं और बल का कल्पना करके तब उसके ऊपर में जो बल लगवाते हैं उसको हम लोग छदम बल या जड़त्वीय बल कहते हैं, वो काल्पनिक बल को। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अभिकेंद्री, इसकी जो दिशा होती है अपकेंद्री बल की, वो अभिकेंद्री बल की बिल्कुल ही क्या होती है, अपकेंद्री बल की विपरीत दिशा में होती है, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर अभिकेंद्री बल में केंद्र की ओर से बल लग रहा है तो इसमें केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा, इसको हम लोग कहेंगे अपकेंद्री बल, और केंद्र की ओर लगेगा तो उसको कहेंगे अभिकेंद्री बल। तो कहता है इसका उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन इसका उदाहरण है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन इसका उदाहरण है, आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कपड़ा सुखाने की जो मशीन है और मक्खन निकालने की जो मशीन है, ये सारा का सारा आपको जो है कह सकते हैं कि अपकेंद्रीय बल का जो है ना सिद्धांत पर ही कार्य करने वाला चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, नोट में याद रखिएगा, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल के द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने कभी मौत का कुआं देख रखा होगा, मौत का कुआं का खेल जो अक्सर मेला वगैरह सब में लगाया जाता है, तो आपने जो है कभी मौत का कुआं वाला खेल जरूर देखा होगा, जिसमें बाइक सवार जो है अपने बाइक के अलग अलग कारनामे को दिखाते हैं, जहां पर कार बाइक आपस में दोनों ड्राइवर जो है कि हाथ जोड़ पाते हैं, एक दूसरे के स्थान में परिवर्तन कर पाते हैं, ऐसा सब दिखाया जाता है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, उसका जो बनावट होता है कुछ वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से बनावट होगा, नीचे उसका स्पर्श रहता है, इधर जो है कि आपका खड़ा करके बांस वगैरह सब खड़ा करके उसमें सपोर्ट दिया रहता है, और ये नीचे से यहां से शुरुआत होता है, नीचे शुरुआत होता है। क्या करता है बाइक वाला, इसमें जो है चक्कर लगाता है, इसमें चक्कर लगाता है, इसमें भी चक्कर, ऐसे भी चक्कर लगाते लगाते ऊपर की ओर चल जाता है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। तो केंद्र की ओर उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो आपका अभिकेंद्री बल है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, लोगों के समझ में ये लगता है कि अभिकेंद्री बल जो है ना विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है, ये बल भी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करता है। तो वहीं पर लोगों को क्या लगता है कि उसके मोटरसाइकिल के ऊपर से अगर बल लगा दिया जा रहा है दीवार के ऊपर, यानी जो दीवार है साइड में, इस दीवार के ऊपर अगर बल लगाया जा रहा है तो लोगों को लगने लगता है यही अपकेंद्री बल है, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि ये अपकेंद्री बल नहीं होता है। यहां पर अभिकेंद्री बल का प्रतिक्रिया बल लग रहा होता है, जबकि हम लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं। उल्टा नहीं समझना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे मौत के कुआं में अभिकेंद्री बल लगता है, अपकेंद्री बल अगर मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल के द्वारा दीवार पर अपकेंद्री बल लग रहा है, तो ऐसा हम लोगों का मानना क्या होगा, गलत होगा, जबकि वो अभिकेंद्री बल का प्रतिक्रिया हो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे समझते हैं। कहते हैं बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या है, तो इस चीज को समझते हैं। कहता है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा आपका बल गुना आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि किसी वस्तु को
आप चारों ओर घुमाना चाहते हैं, चारों ओर क्या करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो चारों ओर घुमाने के लिए आपको किसी पिंड को बल की आवश्यकता होती है। बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और बल की जो आवश्यकता, कभी आपने ऐसा तो जरूर किया होगा, बचपन में हम लोग जो है कि पॉलिथीन में रस्सी बांध करके ऐसे ऐसे घुमाते थे, तो ऐसा भी आपने किया होगा। तो ऐसा ऐसा जो घुमा जो रहे हैं, तो आपका बल लग रहा है, और बल जो लग रहा है तो उसमें जो है ना कुछ पॉलिथीन लंबा भी होता था। तो पॉलिथीन जो लंबा है वो आपका भुजा का काम कर रहा है, जो आपका हाथ लंबा है ये भुजा का काम कर रहा है। और जो आप जो घुमा रहे हैं इस प्रकार से ना, घुमा जो रहे हैं इस प्रकार से, तो आपका इसके ऊपर बल लग रहा होता है, और भुजा जितना लंबा है इन्हीं दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका बल आघूर्ण निकल जाएगा। यानी बल आघूर्ण का सूत्र भी होता है बल गुना आघूर्ण भुजा। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक यही अंतिम था, बल आघूर्ण। ये सारा का सारा जितना भी क्लास का जितना भी लेक्चर आएगा, ये सारा का सारा क्लास जो है आपका होने वाला है किससे, लुसेंट सामान्य ज्ञान से। किससे, सामान्य ज्ञान से होने वाला है। और चीजों को हम इतना अच्छा से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, आपका सपोर्ट आपका प्यार बना रहेगा तो चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, कहीं पर भी दिक्कत होगा, आप जरूर हमें जो है कि बताएंगे इन चीजों को कि हमें यहां पर दिक्कत है, यहां पर समस्या है, उन चीजों को हम खत्म करने का जरूर प्रयास करेंगे जड़ से। तो अभी शुरुआत है सामान्य ज्ञान का, आगे आगे हम लोग जो है बहुत लंबा दूर तक चलने वाले हैं। साथ में हर एक दिन आपके पास एक दो टॉपिक जो है कि हर एक दिन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप लोग वीडियो को डेली का डेली देखा कीजिएगा और क्लास को सपोर्ट किया कीजिएगा। हाँ, वीडियो देखने के पहले या वीडियो देखने के बाद आप किताब से जरूर पढ़िएगा। किताब आप जो है कि मार्केट में अवेलेबल होगा या आपके घर पर अवेलेबल होगा। हालांकि 90% विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा पहले बताया जाता है एक लुसेंट का सामान्य ज्ञान ले लो, और उसके बाद जो है कुछ बुक वगैरह सब और भी प्रेफर किया जाता है पुराने स्टूडेंट के द्वारा, तो वो सारा चीज ले लो और उसके बाद तैयारी शुरू कर दो। तो सबके पास लगभग होता है, अगर नहीं है आपके पास में तो आप नजदीकी जो है मार्केट में जा करके आप बुक को परचेज कर लेंगे, ताकि आपका तैयारी सुनिश्चित हो सके। और जिस भी किसी चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एक बार वीडियो को जरूर पूरा का पूरा सॉलिड देखिएगा, आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और आपके लिए हम अलग अलग टॉपिक पर क्लास लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, शाम में आपको 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, या 8 बजे के पहले तक भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका लाइव क्लास भी चल रहा होता है शाम के 7 बजे डेली का डेली। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास।